आम लोगों का विकास होगा या पंजाब का भी इस बजट से विकास होगा? ये 5 साल में मेरे दिमाग में था। पंजाब का जो कर्ज आज करीब 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, उसमें थोड़ी कमी आ सके। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी को इतना बड़ा ग्रो कर लें, फिर ये जो 3.25 लाख का कर्ज है ये छोटा लगने लग जाएगा और इसको हम फारिग कर देंगे। कुछ ऐसी कंपनियां पंजाब सरकार के संपर्क में हैं तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। हमारी तो ये कोशिश और काविश है ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। कितना जो कर्ज है इस साल माफ किया जाएगा? एक नई स्कीम शुरू की है कि कामयाब किसान खुशहाल पंजाब, उसमें 1100 करोड़ रुपए तजवीज़ किए हैं। क्या आपको लगता है कि एग्रीकल्चर को थोड़ा और आगे लाने के लिए इस पर और तेजी से काम करने की जरूरत है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तो ये तस्लीम कर ले कि एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसके पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया करेगी। पंजाब विधानसभा में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने राज्य का अपने इस सरकार का आखिरी और पूर्ण बजट पेश कर दिया है। हर वर्ग को लुभाने का प्रयास इस बजट के अंदर किया गया है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवा वर्ग हो, किसान हो, हर वर्ग के ऊपर मनप्रीत सिंह बादल मेहरबान रहे हैं। लेकिन पंजाब का ये बजट पंजाब को किस दिशा के अंदर लेके जाएगा? क्या 2022 के अंदर ये चुनावी बजट है या फिर पंजाब को एक बजट जो है नई दिशा देगा? इस पूरे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि खुद पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले JK 24/7 न्यूज़ पे आपका स्वागत है। सर नवदीप, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और आपके सुनने वाले और देखने वालों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल और नमस्ते। सर, आज आपने सरकार का आखिरी और पूरा बजट पेश किया है। बहुत सारे वर्गों को उम्मीदें थी कि उनके लिए बहुत सारी घोषणाएं होंगी और वो की भी गई हैं, लेकिन सबसे पहला यही सवाल है कि ये जो बजट आज पेश किया गया पंजाब को किस दिशा की तरफ ले जाएगा? बजट आने वाले सालों में लगता है कि आम लोगों का विकास होगा या पंजाब का भी इस बजट से विकास होगा? नवदीप, दरअसल ये जो बजट है इसको इस साल के एतबार से नहीं देख सकते। ये दरअसल 5 साल का सफ़र था और क्योंकि आपके देखने वाले और सुनने वालों की यादाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, इंसान की वैसे भी होती है, और उनको शायद पता नहीं होगा कि किन हालात में 2017 में जब कांग्रेस पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने पंजाब में जिम्मेवारी संभाली तो किस किस्म के हालात थे। और जिस दिन हमने गिनती से एक दिन पहले एक 31,000 करोड़ की एक FCI की या CCL लिमिट रिजर्व बैंक की एक खसारा था जो पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किताबें जो हैं वो मैच नहीं कर रही थी, एक दिन पहले जो साबिक सरकार थी उन्होंने ये दस्तखत कर दिए कि इसको आप टर्म लोन में बदल दो। साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि 8,000 करोड़ की जो देनदारियां थी उन्होंने पंजाब में काम करा लिए 8,000 के। वो किस लेवल पे हुए कोई एस्टीमेट नहीं, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल नहीं है, पर वो देनदारियां भी वो हमारे गले पड़ गई। तो आप ये तसव्वुर करो कि एक नई सरकार आई हो, लोगों की आस और उम्मीद उस सरकार पे हो, और उस सरकार को पहले दिन ही 39,000 करोड़ का कर्ज के शक्ल में ये इतना बड़ा खसारा मिल जाए और इस तूफान से इस किश्ती को किनारा देना है, और वो किन हालातों में ये किनारा दिया होगा। सबसे पहले तो मैं आपके सुनने वालों को ये बात कहूँगा। दूसरा, जो कोविड की महामारी आई, और मुझे लगता है इंसानी तवारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती कि इसने बड़े बड़े जो खब्बी खान मुल्क थे, चाहे अमेरिका था, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, दरअसल ये लड़खड़ा चुके हैं और पंजाब भी उन्हीं में शामिल है। पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया ही, क्योंकि ऐसी तो कभी दुनिया में ऐसी कोई महामारी आई नहीं। बावजूद इसके हमने पंजाब को, और ये कुदरत, मैं तो मेरे में कोई कला कुदरत नहीं है, बट कुदरत ने एक पंजाब के लिए खास तकदीर लिखी है। पंजाब एक मुनव्वर तकदीर रखता है और कुदरत जो है पंजाब के रास्ते के जो कांटे होते हैं वो सारे चुग लेती है। वरना आप सोचो कि जो रियासत 1947 में 2 लख्त हो गई, 1966 में 2 लख्त हो गई, जिसने 10 साल यहाँ आतंकवाद का दौर देखा हो, वो रियासत अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है?
और इस किस्म के जो मैंने हालात आपको बताए, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये मेरे में नहीं है, ये भगवान ने या कुदरत ने ही कोई ऐसा करिश्मा करा कि आज हम उस हैसियत में और औकात में आ गए हैं कि जिसको अंग्रेजी में TRR बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। हमने पंजाब की TRR पिछले 5 सालों में दुगनी कर दी। दैट मीन्स हमारी आमदन जो है वो 5 सालों में दुगनी हो गई है, और हमने अपने खर्चों को लगाम दी। और इस हालात में अगर सरकार के पास रेवेन्यू दुगना आ जाए तो फिर क्या करेगी? और मैं आपके सुनने वालों को अर्ज करूंगा कि सरकार का जो रेवेन्यू होता है, सबसे ज्यादा अधिकार उस रेवेन्यू पे किसका होता है? जो सबसे ज्यादा गरीब होता है। और मैंने तो गांव में जन्म लिया, गांव में मेरी परवरिश हुई, और आपके सुनने वालों को शायद सच नहीं आएगा कि कुछ हमारे देहात में, पंजाब में कुछ ऐसे मोहल्ले भी हैं, ऐसी बस्तियां, आबादियां भी हैं जहाँ लोगों के पास 10 रुपए भी नहीं है, और किस बेसब्री से इंतज़ार होता है जब वो 750 की बुढ़ापा पेंशन आती है, या वो बाप जिसने अपनी बेटी के हाथ पीले करने हों और बेटी के सिर पे बाल सफ़ेद आ रहे हों। वो बाप और उसका दिल ही जानता है कि मैं अपनी बेटी को कैसा विदा करूँगा। सो ये सारी बात का मुझे एहसास था कि जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, इसमें इजाफा करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ पंजाब में लोग इज़्ज़त की रोटी कमा के खा सकें, कारोबार का पहिया तेज़ी से चल सके, और जो बहारें पंजाब से रूठ के चली गई हैं वो बहारें एक बार फिर पंजाब लौट के आएँ। ये सारा मंजरनामा ये 5 साल में मेरे दिमाग में था, और हमारी कोशिश थी कि हम इसको कैसे न कैसे परवान चढ़ा सकें। जो कि मुझे, अगर ये आप मेरे से पूछो कि क्या आपकी संतुष्टि है इस बजट पे, तो किसी भी हाल में संतुष्ट होकर बैठ जाना, ये तो जिंदा कौमों की शनाख्त नहीं होती। आज भी पंजाब बहुत सारी तरक्की की मंजिलें जो हैं वो पंजाब के कदमों के मुंतज़िर हैं, और पंजाब के लिए बेहतर से बेहतर से बेहतर हम चाहते हैं। ये जो पवित्र सरजमीन है, ये बेहतर की हकदार है। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी बेहतर के हकदार हैं। पर मुझे लगता है, मोटी सी बात आपको कहूँ, कि पंजाब जो है वो आजमाइश की दलदल से अब निकल चुका है, और पंजाब एक बार फिर ये दावा पेश करने की दहलीज पे है, तारीख हम रकम करने जा रहे हैं कि जितने भी हिंदुस्तान के सूबे हैं उन सूबों में पंजाब का भी नाम सैर फरिश्त होगा। सो मैं आपके कैमरे के ज़रिए जो भी पंजाब के लोग आपका टीवी देख रहे हैं उनसे कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो तरक्की के जो बहुत सारे सफ़े आज भी कोरे पड़े, और पंजाब जो है उन कोरे सफ़ों की रौनक बन सकता है, बशर्त हम जज्बे से और नेक नीति से अपना फ़र्ज़ जो है अदा करें। बादल साहब, जब आपने अपना पहला बजट कांग्रेस शासनकाल के दौरान पेश किया था तो आपको भी याद होगा, तब भी आपने एक शायर की लाइनें पढ़ी थी और आपने कहा था कि पंजाब के ऊपर जो कर्ज है आपकी प्राथमिकता रहेगी कि धीरे धीरे वो कर्ज जो है वो उसको कम करें, पंजाब की आमदनी जो है वो बढ़ाई जाए। कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया कि पंजाब की आमदनी दुगनी हुई है, और इस बार जो बजट आपने पेश किया उसमें आमदनी और खर्च में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन आने वाले सालों के अंदर क्या रोड मैप रहेगा कि पंजाब की जीडीपी बढ़े, पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, ताकि एक्सपेंडिचर है या जो हमारी आमदन का जो एक तरह की चीज़ है वो संतुलन में आ सके, और पंजाब का जो कर्ज आज करीब 3.25 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है उसमें थोड़ी कमी आ सके। साहब देखिए, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि हम अपनी आमदन बढ़ाएं, और दूसरा हम अपने खर्चे घटाएं, नंबर 1। नंबर 2 है कि पंजाब का जो क्या बोलते हैं, ये सारा जो कारोबारी निज़ाम है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी जो GSDP है, कुल घरेलू खर्च है, अगर इसको हम तेज़ी से बढ़ाएं, जैसे पिछले जो 3 साल गुजरे हैं कोविड को छोड़ के, हमारा ग्रोथ रेट 10.43 रहा है, तो ये भारत के अच्छे सूबों में इसको शुमार करेंगे। कोई भी स्टेट अगर
10% की ग्रोथ या 10.25% की ग्रोथ पे आ गया, तो इसका मतलब है भाई आप 7 सालों में आप अपनी जीएसटीपी को डबल कर सकते हैं। जब जीएसटीपी डबल हो जाती है तो जाहिर है कि फिर उसमें नौकरियां, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो आपके सुनने वालों को मैं बताना चाहूँगा कि सरकार जो है तरक्की नहीं कराती, सरकार एक माहौल पैदा करती है जो तरक्की को जन्म दे देता है। मसलन कि पंजाब में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उनका स्टैंडर्ड अच्छा हो, पंजाब की वर्कफोर्स जो है, और सिर्फ पंजाब में नहीं, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर बच्चे हमारे हैं इज्जत की रोटी कमा सकें। पंजाब में जो बुनियादी ढांचा है, शहर जो साफ सुथरे हों, पंजाब में करप्शन ना हो, यहाँ का इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल हो, लोग जो हैं, लोग तो वैसे ही बड़े फ्रेंडली हैं, बट अगर ये सारा माहौल हम पैदा कर देंगे तो ये जो कर्ज आपको दिख रहा है, जैसे जो बंदा मेरे घर में मेरी रोटी पकाता है, जो मेरा खानसामा है, उसके लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ा कर्ज होगा, बट मेरे लिए 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। सो अगर हम अपनी इकोनॉमी को इतना बड़ा ग्रो कर लें तो फिर ये जो 2.25 लाख का कर्ज है ये छोटा लगने लग जाएगा और इसको हम फारिग कर देंगे। इन्वेस्टमेंट का बादल साहब आपने जिक्र किया, और पिछले टेन्योर के दौरान भी पंजाब के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट बाहर से आया, लेकिन अभी जो पंजाब के हालात बने हैं, और क्योंकि एकमात्र है राज्य का विकास का कि चाहे वो एफडीआई के जरिए निवेश आए या कोई लोकल जो इन्वेस्टर रहे वो यहाँ पर बड़ी फैक्ट्री या उद्योग लगाए, लेकिन क्या आपको लगता है सर कि अभी ऐसा माहौल है, या पंजाब के अंदर जैसे चीन के साथ पहले हालात ऐसे बने थे कि चीन से कई कंपनियां पंजाब आना चाहती थी, क्या आपको लगता है कि अभी कुछ ऐसी कंपनियां पंजाब सरकार के संपर्क में हैं जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, या सरकार ऐसा कोई प्रयास कर रही है? देखिए, जो 4 साल गुजरे हैं उसमें 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पंजाब में ग्राउंडेड हो चुकी है। कोविड के दौरान भी 3,500 करोड़ आ चुकी है। सो हमारी तो ये कोशिश और काविश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, और पंजाब जो है, मुझे लगता है कि पंजाब की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और पंजाब, आप शायद, आपके सुनने वालों को तो शायद ये सच ना आए कि पंजाब में पिछले 70 साल में एक भी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक नहीं हुई। इंडस्ट्री के वर्कर ने आज तक कभी हड़ताल नहीं करी। उनको सच नहीं आएगा, इसके किसान तो 100 दिन से बैठे हैं और इनके, पर हमारे जो इंडस्ट्री के मजदूर हैं उन्होंने कभी स्ट्राइक नहीं करी। पंजाब का जो मजदूर है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है, जो हमें बताया जर्मन कंपनियों ने, कि वो जर्मन लेबर के मुकाबले में है। जो भी कारोबारी आदमी आता है अपने मुफाद के लिए आता है। पंजाब में एयरपोर्ट जो हैं, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गए, मोहाली और अमृतसर, 3 जो हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, एक लुधियाना में, हलवाड़ा में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। पंजाब की जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर है, पंजाब के पास वाफिर मिकदार में बिजली है। सो पंजाब में वो माहौल जो बन रहा है, जो पंजाब की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर देगा, और मेरा दिल इस बात की गवाही देने को तैयार है कि जो आने वाला समय है वो पंजाब के लिए बेहतर होगा। किसानों के लिए काफ़ी कुछ ऐलान किए गए हैं, चाहे हम इरिगेशन की बात करें, ड्रिप इरिगेशन, पाइपलाइन के ज़रिए अगर सिंचाई की बात करें, क्योंकि ज़रूरत भी थी, और किसानों का कर्ज माफ़ी का ऐलान किया गया है, मजदूरों की कर्ज माफ़ी का भी ऐलान आपने किया है। कितना जो कर्ज है इस साल माफ़ किया जाएगा, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो खेत मजदूर हैं, और खेती बाड़ी के विकास के लिए क्या कुछ इस बजट के अंदर नए प्रावधान है, नए ऐलान है? साहब, जहाँ तक खेती बाड़ी का सवाल है, उसके लिए 1100 करोड़ रुपया, उसमें जो एक नई स्कीम शुरू की है कि कामयाब किसान खुशहाल पंजाब, उसमें 1100 करोड़ रुपए तजवीज़ किए हैं, और उसमें हमने जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें जो, जिसको एमएसपी कह लो या प्राइस एफिशिएंसी का सिस्टम, वो भी हमने तजवीज़ किया है। हमने हॉर्टिकल्चर के लिए 360 करोड़ रुपए खास तौर पे रखे हैं। हमने एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए खास उनके अट्रैक्शंस रखी हैं, और पंजाब में जो नहरों का निज़ाम है उनके लिए हमने कोई 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे रखे हैं, और ख़ास करके जो हमारे 2 इलाके हैं जिसको माजा और दोआबा बोल देते हैं, और यहाँ पर क्योंकि पानी बहुत मीठा था, पानी नज़दीक था ज़मीन के, तो जो हमारा पुराना नहरों का निज़ाम था वो सारा तहस नहस हो गया।
तो हमने खास करके जो बेश्त दोआब कैनाल है जलंधर एरिया की, अपर बारी दोआब कैनाल जो गुरदासपुर की है, और लाहौर ब्रांच जो अमृतसर की है, उसके लिए हमने मोटे पैसे रखे हैं। और जब ये पैसे और जब पानी जो है आपाशी का पानी वहाँ पहुँच जाएगा तो यकीनन किसान की आमदन में इजाफा होगा। इसके अलावा जो शाहपुर कंडी जो डैम बन रहा है उससे भी तकरीबन 32,000 हेक्टेयर जो है आपाशी के नीचे आ जाएंगे। 2024 में उसकी इनॉग्रेशन करनी है। इस साल 182 करोड़ रुपया उसके लिए हमने रखा हुआ है। और साथ साथ हमें 10 मिलियन यूनिट्स पर डे बिजली भी उस डैम से आ जाएगी, ताकि हमारा जो बिजली का खर्चा है वो भी नीचे आ जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन यानी फसली विभिन्नता की बात आती है, इस बार भी आपने बजट के अंदर कुछ फंड एलोकेट किया है, लेकिन क्या लगता है सर कि कई सालों से फसली विभिन्नता पर काम हो रहा है, लेकिन गेहूं धान से हम बाहर शायद नहीं निकल पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एग्रीकल्चर को थोड़ा और आगे लाने के लिए इस पर और तेजी से काम करने की जरूरत है? फंड जो रखा गया है क्या पर्याप्त है? क्या आपको लगता है कि और इस पर काम करने की जरूरत है सर? सब दो चीज़ें हो गई हैं। एक तो आपके सुनने वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और जितने भी भारत में स्टेट्स हैं उनके पास पैसे की इतनी किल्लत है कि कोई ढंग से पैसे दिए नहीं जा रहे एग्रीकल्चर रिसर्च को, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम और सिवाय धान और गेहूं के कोई मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू भी बीज में नहीं आया है, खा वो चने का हो, मूंग का हो, ग्वार का हो, जो भी बाकी फसलें हैं। और एमएसपी भी धान और इसी में मिलती है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तो ये तस्लीम कर ले कि एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसके पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया करेगी, क्योंकि जब तक हम बेहतर बीज नहीं लाएंगे एग्रीकल्चर मतलब वो सीलिंग जो है क्रॉस नहीं कर पाएगी। दूसरा, पंजाब में हमने ये भी कोशिश करी है कि हमारा जो डेयरी सेक्टर है, और खास करके, और मैं मालवा इलाके से आता हूँ, हमारे वहाँ पशुधन को माल बोलते हैं, माल, कि तुम्हारे पास कितना माल है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि गरीब की बकरी, मुर्गी और ये गाय भैंस होती है, जब ये बच्चा देती है, और इसको गलत मत समझ लेना, कई बार तो आपके बेटा बेटी हुआ उतनी खुशी नहीं होती जितनी एक भैंस के बच्चे और गाय के, और या बकरी 2 बच्चे देती है। गरीब जो है अपना पेट भी पालता है और कुछ दूध बेच के अपना गुजारा भी करता है। और हमने ये भी निशानदेही करी है कि अगले 10-15 साल में पंजाब की जो जीएसटीपी है एग्रीकल्चर और डेयरी की बरोबर हो जाएगी। 1 एकड़ जो डेयरी है वो ज़्यादा आमदन देती है और ज़्यादा मजदूरी देती है और कम पानी लेती है एग्रीकल्चर के बनिस्बत। सो अगर थोड़ी सी हैंड होल्डिंग हो जाए, और पंजाब के कुछ इलाके, और पंजाब सारा ही पंजाब, और मैं खुद खेती करता हूँ, 4-5 महीने पंजाब में ऐसे होते हैं जो जिस महीनों में पंजाब में ना कोई मच्छर, ना कोई कीड़ा, ना कोई फंगस, और ये सर्दी के जो महीने होते हैं। गेहूं की बजाय पंजाब जो है एक इंडिया का नहीं, दुनिया का एक वेजिटेबल हब बन सकता है। वैसे पंजाब जो है डेयरी के फील्ड में, और दूध का नहीं, यहाँ मौसम जो है वो ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। हम सारे हिंदुस्तान को अच्छी नस्ल की गायें जो हैं वो बेच सकते हैं और भेज सकते हैं। आज जो इंडिया में जो गायें हैं वो साल का 3,000 लीटर दूध देती है। जो अमेरिका, इजराइल या जो बड़े मुल्क हैं वहाँ पर 15,000, 12,000 लीटर दूध। मैं ये नहीं कह रहा कि 15,000 लीटर की गाय चाहिए, पर अगर 3,000 से हिंदुस्तान को 6,000 पे ले गए, इनकम डबल हो गई। और पंजाब जो है डेयरी का स्टेट इन टर्म्स ऑफ ब्रीडिंग बन सकता है। पर अब मुश्किल ये है कि अब एक गौ रक्षक पैदा हो गए हिंदुस्तान में, वो गाय को ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने देते, तो पंजाब का सारा कारोबार जो था गाय में वो खत्म हो गया। सर, स्वास्थ्य पर भी जो बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पिछला साल हमने देखा कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा चुनौतियां रही हैं। हालांकि इस साल आपने जो स्वास्थ्य का बजट है वो भी बढ़ाया, लेकिन
कितना बजट वो बढ़ाया गया है, सरबत सेहत बीमा योजना हो या फिर जिस तरीके से अलग अलग वेलनेस सेंटर जो है वो खोले गए हैं, स्वास्थ्य पर कितना ध्यान दिया गया इस बजट के अंदर? जहाँ तक तो मेडिकल एजुकेशन का सवाल है, कोई उनका पिछले साल से बनिस्बत 82%, क्योंकि पंजाब तो सो रहा था, हमें तो पता ही नहीं था कि वेंटिलेटर क्या होता है, ये इमरजेंसी क्या होती है। हमारे पास कोई टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी, हम तो 5 आदमी भी टेस्ट नहीं कर सकते थे। अब इसको बढ़ा के 30,000 रुपये किया है। हमने 6-7 हज़ार नया अमला पंजाब के अस्पतालों में रिक्रूट किया है। और इसी तरह सारे वेलनेस क्लिनिक्स जो थे या डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल, उनको अपग्रेड करने का जो तहिया हमने किया है। सो ये और इस साल जो सोशल सेक्टर है, एजुकेशन और हेल्थ, उसमें हमारी बहुत ज़्यादा हमने ध्यान दिया है। सर, जिस तरीके से एजुकेशन की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, लेकिन बड़े ऐलान आज महिलाओं के लिए किए गए। उनके लिए किराया मुफ्त कर दिया गया, बुढ़ापा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन है, या जो हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं, उनके जो परिवार हैं उनके लिए जो पेंशन है वो बढ़ाई गई। और ख़ासतौर पर जो कर्मचारी हैं पंजाब के, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें जो लागू होंगी, उसके लिए भी आपने 9,000 करोड़ का फंड जो है वो सुरक्षित किया है। कितना बोझ इससे पंजाब सरकार के ऊपर बढ़ा है और किस तरीके से ये जो योजनाएं जो हैं धरातल पर लागू की जाएंगी? साहब, हमारी जो टोटल इस साल की आमदन है वो 1,60,000 करोड़ है, और जो हमारा खर्च है वो 1,68,000 करोड़ है। सो 8,000 करोड़ का खसारा है। मैंने 14,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी रखा है। मेरा एक तो मन था कि इस बार सरप्लस बजट दे दो, मेरी वाह वाह हो जाएगी कि इस बंदे ने वाकई पंजाब को ठीक कर दिया। पर जो मेरे साथ अर्थशास्त्री काम करते हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि मनप्रीत, ये आप नहीं कर सकते, मंदे का दौर है और मंदे के दौर में स्टेट को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए 8,000 करोड़ का खसारा है। जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि ये इंडिविजुअल स्कीम्स का कितना बोझ पड़ेगा, तो बुढ़ापा पेंशन का कोई तकरीबन 2,000 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। जो ये आशीर्वाद स्कीम है, इसमें 150 करोड़ का खर्चा होगा। पर मैं फिर कहता हूँ कि दरअसल पब्लिक स्पेंडिंग जब बढ़ती है, जैसे मैंने 1,500 रुपया दे दिया, तो जिसको 1,500 मिलेगा वो क्या करेगा? वो माचिस की डब्बी खरीदेगा, बिस्कुट का पैकेट खरीदेगा, चाय पत्ती खरीदेगा, चीनी खरीदेगा। जो भी चीज़ खरीदेगा उसके टैक्स जो है वो सरकार के खजाने में फिर आ जाएगा। टॉर्च खरीद ली, बैटरी खरीद ली, जूता खरीद लिया। सो ये एक इकोनॉमी का जो साइकिल है, इसको किक स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कई फंड पर रोक लगाई, ग्रामीण विकास फंड सरकार ने रोक लिया, जीएसटी का हमारा जो बकाया था वो कहीं ना कहीं नहीं दिया गया मुआवजे के रूप में, क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार के इस रवैये से भी पंजाब सरकार के जो डेवलपमेंट कार्य थे उन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगी है? और आने वाले साल आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, क्या आपको लगता है कि थोड़ा फर्क पड़ेगा पंजाब के विकास के ऊपर केंद्र के इस रवैये से? पंजाबी में एक मुहावरा है कि दोस्ती में, दुश्मनी में और आशिकी में इंसान का दिल तो बड़ा ही होना चाहिए, दिल छोटा नहीं होना चाहिए। सो जो सेंटर का जो रवैया है वो छोटे दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। सो मैं आपके काले कैमरे की आंखों के जरिए उनको कहूँगा, यार चाहे दुश्मनी भी हो, दिल तो बड़ा ही रखना चाहिए। तो आपने सर आखिरी सवाल, अकाली सरकार के समय भी आपने कई बजट पेश किए हैं, अभी इस साल का आपका 5वां बजट है इस सरकार का और आखिरी पूर्ण बजट था, लेकिन सर कौन सा चीज़ें जो आपको लगता है कि छूट गई, वित्तीय संसाधनों की वजह से आप उस वर्ग को राहत नहीं दे पाए जो आप देना चाहते थे? क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खुला पैसा होता, संसाधन रहते, तो किस वर्ग को और राहत देने की जरूरत थी? और आने वाले सालों के अंदर पंजाब विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़े और तरक्की करे, जीडीपी बढ़े, क्या आपको लगता है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी? अगर कोई फरिश्ते मेरे पास आ जाएं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पंजाब में बिजली जो है बहुत महंगी है। हालांकि हम 14,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, या किसान एग्रीकल्चर की जो बिजली है वो फ्री है। यहाँ पर जो SC BC फ्रीडम फाइटर्स की फ्री है, इंडस्ट्री को भी सब्सिडी है। तो हमारा बिजली बोर्ड का कुल जो रेवेन्यू है 40% तो फ्री है, जो हम सरकार सब्सिडाइज करती है,
और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट 14,000 करोड़ की बिजली दे रहा है। मसला हमारा ये है कि हमारा जितने भी बिजली घर हैं वो कोयले से चलते हैं। कोयला हमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा से लाना पड़ता है। कोयले का उतना रेट नहीं है जितना किराया पड़ जाता है, क्योंकि पंजाब लास्ट मतलब सबसे दूर है खान, क्योंकि बाकी हिमाचल और वो तो अपनी डैम में से बिजली पैदा करता है। तो अगर मेरा एक जो कि हमें कोयले वाली बिजली से निकलना पड़ेगा और मीडियम टर्म में हमें गैस या सोलर पावर पे पंजाब को लाना पड़ेगा। आज सोलर के जो ठेके हैं वो 2 रुपए से कम पे हो रहे हैं। और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये कहा था कि हमें गैस की पाइपलाइन आप दे दें डेडिकेटेड, हमारी थोड़ी सा हाथ पकड़ लें, और जितनी सस्ती बिजली पंजाब को मिलेगी उतनी जल्दी पंजाब तरक्की करेगा। सो ये एक मेरी ख्वाहिश जो है वो रह गई। कोई फरिश्ते मिलेंगे तो ज़रूर उनसे जिक्र करूँगा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल, जिन्होंने पंजाब सरकार, मौजूदा सरकार का आखिरी और पूर्ण बजट पेश किया और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले सालों के अंदर पंजाब के अंदर सस्ती बिजली देना उनका सपना है। पंजाब के हर एक सेक्टर को आगे ले जाना उनका सपना है। इस बार स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों की खुशहाली के लिए हर तरीके का प्रयास किया गया है, लेकिन आने वाले समय के अंदर पंजाब के अंदर एफडीआई के जरिए इन्वेस्टमेंट बढ़े, पंजाब में औद्योगिक विकास हो, ये सरकार का सपना है और इसी से पंजाब विकास के मार्ग पर और भी तेजी से चलता नजर आएगा। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज, चंडीगढ़। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।